Welcome to all. The course name is Fundamental of Economics and Financial Market. This is a module 5, lecture 21. I am Dr. Mayank Kumar Singh. Today we will discuss the meaning and the function of commercial bank. तो आज जो हम बातें समझेंगे या सीखने का प्रयास करेंगे वो होगी कमर्शियल बैंक की मीनिंग क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है और उनके फंक्शन क्या है। जैसा कि पिछले हफ्ते या उसके पहले के हफ्तों में हमने देखा कि व्हाट इज़ अ प्रोबेबिलिटी थ्योरी, व्हाट इज़ अ जनरल मेथडोलॉजी ऑफ द स्टैटिस्टिक्स इन अ इकोनॉमिक्स एंड द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि व्हाट इज़ अ इन्फ्लेशन, व्हाट आर द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स एंड द टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। उसके बाद हमने फाइनेंशियल मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट के सबसेट में हमने मनी मार्केट, उसके मीनिंग, इंस्ट्रूमेंट और उसके फंक्शन को हमने जानने का प्रयास किया। आज हम अपनी बात शुरू करेंगे द कमर्शियल बैंक एंड इट्स फंक्शन एंड मीनिंग। A commercial bank is a kind of a financial institution that carries all the operations related to the deposit and the withdrawal of money for the general public, providing loans for investment and other such activity. It means commercial bank is a institution of a money market which is accepted the deposit from the general public as well as the corporate houses, and also give the loan and advance to the investors and the businessmen and the general public, but the purpose and the period is a short run period. These banks are profit making institution and do business only to make a profit. The deposit accepted by them are considered as a liability of this bank, and the loans made by them are considered assets of this bank. It is believed that commercial banks are oldest, biggest and the fastest growing financial intermediaries in India and all over the world. Commercial bank एक प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन है जो लोगों से जमाओं को स्वीकार करता है और साथ ही साथ वो ज़रूरत पड़ने पर या ज़रूरतमंद लोगों को प्रोडक्टिव कामों के लिए लोन भी देता है। जो जमाएँ या जो डिपॉजिट वो लोगों से या बिजनेस हाउसेस से स्वीकार करता है वो बैंकों की लाइबिलिटीज़ होती हैं। लाइबिलिटीज़ का मतलब बैंकों को वो उन लोगों को, उन डिपॉजिटरों को लौटाना होता है, क्योंकि दे आर द कस्टमर्स एंड जस्ट दे आर द लैंडर्स। ऐसी स्थिति में बैंकों की ये देयता बनती है कि जिनसे वो जमाओं को स्वीकार करते हैं वो उनके मांगने पर उनको वो जमाएँ लौटा दें। इसके लिए जब लोगों के जमाएँ जब बैंक स्वीकार करता है तो उसके बदले उन्हें वो एक बेसिक रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देता है, जो विभिन्न प्रकार की जमाओं पर विभिन्न प्रकार से चार्ज किए जाते हैं। इसका मतलब देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ द इंटरेस्ट रेट एज़ अगेंस्ट द वैरायटी ऑफ द अकाउंट्स। और साथ ही साथ जब बैंक उन डिपॉजिट को, अपने सरप्लस फंड को जब आगे प्रोडक्टिव लोन्स के बदले लोगों को देता है तो उनसे भी एक इंटरेस्ट चार्ज करता है। वो बैंक के असेट्स के रूप में जाने जाते हैं। कमर्शियल बैंक डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन है। मनी मार्केट में दो तरह के इंस्टीट्यूशन काम करते हैं। पहले इंस्टीट्यूशन को हम डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन कहते हैं और दूसरे प्रकार के इंस्टीट्यूशन को हम नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन कहते हैं। कमर्शियल बैंक डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन का सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस इंस्टीट्यूशन है, जो लोगों से जमाओं को स्वीकार करता है, अपने अतिरिक्त पैसे को लोन के रूप में देता है और साथ ही साथ वो अपने कस्टमर को बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज भी उपलब्ध कराता है। कमर्शियल बैंक पूरे विश्व के समस्त देशों में किसी न किसी रूप में पाया जाता है। ये आज के समय में मनी मार्केट का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है। साथ ही साथ भारत में भी कमर्शियल बैंक इज़ अ यूनिक सिस्टम दैट द लाइक ऑफ विच एग्जिस्ट्स नाउ वेयर इन द वर्ल्ड। कमर्शियल बैंक जनरली फाइनेंशियल ट्रेड और कॉमर्स विथ शॉर्ट टर्म लोन के लिए काम करता है। अगर भारत में हम उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं तो पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, एसबीआई, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, दीज आर बैंक्स आर नोन एज अ कमर्शियल बैंक। तो दीज आर द सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ अ कमर्शियल बैंक। अगर हम कमर्शियल बैंक की मीनिंग को हम एक फ्लो चार्ट से समझना चाहें तो हम ये देख सकते हैं कि कमर्शियल बैंक इज़ अ इंटरमीडिएटरी इंस्टीट्यूशन विच इज़ accept the deposit by the non-financial firm or the general public, and as well as to give the loan to the non-financial firm or the general public। इसका मतलब ये है कि वो जिन लोगों से जमाओं को स्वीकार करता है उन्हीं लोगों को वो लोन भी प्रोवाइड कर सकता है और ये लोन
टोटली प्रोडक्टिव होते हैं और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो उनसे चार्ज करते हैं वो उनके एक तरीके से बैंक के वो आय का एक जरिया होता है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं बैंकों को अपने डेली फाइनेंशियल एक्टिविटी एज वेल एज टू गिव द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉइज, अपने एसेट्स के लिए उन्हें भी एक तरीके से पैसे की ज़रूरत होती है। तो अगर जिस डिपॉजिटरों से उन्होंने पैसा लिया है, अगर वो पैसा उनके मांगने पर उन्हें लौटा दें और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दें, तो बैंक वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ से अर्न करेगा? इसके लिए जो वो लैंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट रखता है वो डिपॉजिटरों के दिए गए रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा होता है, और जो बीच का मार्जिन होता है इट्स अ total revenue of a banking system. Commercial bank generally are simple business or a commercial concern which provide various type of financial services to the customer in return of payment in the from interest, discount, fees, commission and so on. Basically, the objective of a bank to just make a profit. The banking institution, the commercial intermediaries bank are a profit institution. Profit earn करने के अलावा इनके पास कोई दूसरा बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव नहीं है, लेकिन जो ये प्रॉफिट अर्न करते हैं उसके लिए कोई एक्सप्लॉयटेशन कंसर्न नहीं करते। जो प्रॉफिट अर्न ऑब्जेक्टिव होता है उसके साथ ही साथ इनकी जो ऑब्जेक्टिव होती है वो सोशल वेलफेयर की भी होती है, सोशल जस्टिस की भी होती है। दे मेक अ हेल्दी कंपटीशन इन अ फाइनेंशियल मार्केट। ये एक्सप्लॉयटेशन मेजर्स नहीं करते, ये गला काट प्रतियोगिता पर भरोसा नहीं करते। इनके बीच एक हेल्दी कंपटीशन होता है जो रीजनल इम्बैलेंसेस को कम करता है, एक प्रॉस्पेरिटी क्रिएट करता है, साथ ही साथ उस देश के कॉमर्स और ट्रेड को भी बढ़ाता है, और ये एक देश में एक इनकम एंड द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने का प्रयास करता है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ द कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के दो बेसिक काम होते हैं, एक तो लोगों से डिपॉजिट को लेना और दूसरा उन्हें लोन प्रोवाइड करना। जो डिपॉजिट होते हैं वो बैंक के लाइबिलिटीज़ होती हैं और जो लोन होता है वो बैंक की असेट्स के रूप में हम समझ सकते हैं। अगर हम बैंकों के फंक्शन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ इंडिया इन 1949 वो ये कहता है कि बैंकिंग मीन्स द एक्सेप्टिंग फॉर अ पर्पज ऑफ लैंडिंग आर इन्वेस्टमेंट टू डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक repayable on demand or otherwise, the withdrawal by check, draft, order or otherwise. From the above definition, we can conclude that the primary functions of bank are accepts deposit and the lending of these deposits. The business of a commercial bank is primarily to keep deposit and make loans and advance for short run period up to 1 or a 2 year or a more made to industry and the trade either by the system of overdraft of an agree amount or by discount the bill of exchange to make profit to the shareholders. On the basis of the above discussion, अगर हम अपने बैंकिंग सिनेरियो में जो हमने अभी बातें कही, अगर उनके हिसाब से हम बैंकिंग फंक्शन को अगर हम बांटना चाहें तो हम उन्हें दो भागों में बांट के देख सकते हैं। पहला वो फंक्शन जो बैंक के प्राइमरी फंक्शन के रूप में जाने जाएंगे, जो प्राथमिक कार्य होगा बैंक का, और जो दूसरा हम वो काम जो फंक्शनल डिवाइडेशन है वो है सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन वो हैं जिन्हें बैंक किसी न किसी रूप में करता ही है या उसे करना ही पड़ता है, वो उस बैंक का बेस होता है। बिना इन कामों को किए वो बैंक का अस्तित्व ही नहीं है। सेकेंडरी जो सर्विसेज होते हैं, जो सेकेंडरी फंक्शंस होते हैं, वो बैंक के सब्सिडरी फंक्शंस होते हैं जो उनके प्रॉफिट और इनकम अर्निंग का जरिया हो सकती हैं, और साथ ही साथ टू मेक द फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द कस्टमर्स। तो अगर हम प्राइमरी फंक्शन की बात करें तो प्राइमरी फंक्शन में जो पहला फंक्शन है वो है एक्सेप्ट्स द डिपॉजिट। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ कमर्शियल बैंक इज टू एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द करेंट सेविंग एंड द फिक्स्ड डिपॉजिट। इसका मतलब ये है कि बैंक जो जमाओं को स्वीकार करता है फ्रॉम द जनरल पब्लिक आर अ नॉन बैंकिंग फर्म्स इज नॉट अ यूनिक एंड द एग्जिस्टिंग अकाउंट। कोई एक तरह का एक यूनिक अकाउंट नहीं होता, देर इज अ डाइवर्सिफाइड अकाउंट। कई तरह के अकाउंट्स होते हैं जिनमें ये जमाओं को स्वीकार करता है। दे आर द डिफरेंट टाइप ऑफ नेचर, उन जमाओं की प्रकृति अलग होती है। देयर आर द सेवरल डिफरेंट फीचर ऑफ द दीज अकाउंट्स, उन अकाउंट्स के जो फीचर होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। इट्स कलेक्ट्स द सरप्लस बैलेंस ऑफ द इंडिविजुअल्स फर्म्स फाइनेंसेस the temporary need of a commercial transaction. Therefore, the first task of the bank is the collection of the saving of the public. The bank does this accepting deposit from its customers. Deposit are the lifeline of a bank. Deposits are four type. अब हम
इनके डिपॉजिट अकाउंट के तरीके और उनके प्रकारों की बात कर सकते हैं। बैंक अपने कस्टमरों से जो डिपॉजिट्स लेता है, जो पैसा लेता है, वो कस्टमर के बैंकिंग हैबिट पे डिपेंड करता है। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि कस्टमर के पास जो एक्सेस रिजर्व है, हमने ये जाना है कि डिमांड फॉर मनी 3 वजहों से हो सकती है। पहला, या तो हम पैसे की मांग ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए करें, या तो हम पैसे की मांग प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए करें, या तो हम पैसे की मांग स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए करें। लेकिन यहाँ ये भी है कि जब एक व्यक्ति के पास अपने ज़रूरत से ज़्यादा पैसा रहता है, जिसका वो कैश इन हैंड के बाद जो उसके पास एक्सेस रिजर्व होता है, जो पैसा बच जाता है फॉर द सेफ्टी प्रिकॉशन, अगर उसे ये भय है कि वो पैसा चोरी हो सकता है या किसी तरीके से वो खर्च हो सकता है, तो उस पैसे को बैंक के पास डिपॉजिट कर देता है। तो जब बैंक के पास डिपॉजिट करता है, तो बैंकों के पास डिपॉजिट अकाउंट के कई सारे प्रकार होते हैं। कस्टमर उसमें किसी भी तरीके से अपने पैसे को उन खातों के विभिन्न प्रकारों में रख सकता है। जैसे पहला, अगर हम अकाउंट की बात करें तो पहले अकाउंट को हम कह सकते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट को हम टाइम डिपॉजिट अकाउंट भी कहते हैं। अगर हम दुनिया के विभिन्न देशों में इसके नामों की चर्चा करें तो अमेरिका में इसे जो है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स कहते हैं, कनाडा में इसको गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट कहते हैं, इंडिया में इसे फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी के रूप में हम जानते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है? फिक्स्ड डिपॉजिट इज आल्सो नोन एज अ टाइम डिपॉजिट। Time deposit is a financial arrangement where a depositor put money into a bank for a fixed period of time and to earn interest. The depositor cannot withdraw the money until the maturity date or the term ends. If the depositor stands to need the amount before the expiry or the fixed period, he or she can withdraw the same after paying the discount of the bank. These type of deposits attract high rate of interest. जो फिक्स डिपॉजिट होते हैं, जो टाइम डिपॉजिट होते हैं, इन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे हाई होता है, सबसे ज़्यादा बैंक इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें जब आप अपने पैसे को डिपॉजिट करते हैं तो एक तरीके से ये पैसा आपके उस खाते में लॉक हो जाता है, जिसे आप डिमांड करने पर बैंक आपको इसे नहीं लौटाती। क्योंकि बैंक इसमें एक टाइम पीरियड, एक टाइम फिक्स टाइम को लॉक कर देती है। आप इस पैसे को उस मैच्योरिटी अमाउंट के पहले विड्रॉ नहीं कर सकते। लेकिन अगर कभी किसी फॉर द इमरजेंसी फंड, इफ यू जस्ट नीड द अमाउंट बैक, यू जस्ट गो टू द बैंक एंड जस्ट से दैट कि वी जस्ट डिस्काउंट द एफडी, तो बैंक उस समय तक जितना इंटरेस्ट चार्ज हो सकता है वो पैसा आपको दे देगी। निश्चित तौर पर ये पैसा जो मैच्योरिटी अमाउंट जो बैंक प्रॉमिस करती है उससे ये कम होगा। तो दिस इज़ अ फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। इसका जो बेसिक फीचर होता है वो ये होता है कि आदमी अगर किसी पैसे का सरप्लस है उसके पास, जिसका उपयोग उसे लंबे समय तक नहीं होने वाला, तो ये पैसा उस अकाउंट में जमा कर देता है। इसका मतलब इट्स अ मोबिलाइज द फंड एज वेल एज इज इंटरेक्ट द हाई रिटर्न। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है तो इस पर रिटर्न भी ज़्यादा मिलता है। इट्स ऑल्सो इज अ मेजरमेंट ऑफ सेफ्टी, ये सेफ्टी पर्पज से भी अच्छा होता है। तो फिक्स डिपॉजिट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ अ डिपॉजिट विच एक्सेप्टेड बाय द कमर्शियल बैंक। यदि हम दूसरे प्रकार की बात करें तो उसे हम करेंट अकाउंट डिपॉजिट कहेंगे। करेंट अकाउंट ऑल्सो नोन एज अ डिमांड डिपॉजिट अकाउंट, इसे डिमांड डिपॉजिट अकाउंट भी कहते हैं। इज अ बैंक अकाउंट दैट इज डिजाइंड फॉर द पीपल हु हैव अ हाई वैल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन सच एज बिजनेसमैन, ट्रेडर्स आर सर्विस प्रोवाइडर्स। कभी कभी ऐसा होता है जो बिजनेसमैन होते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, उन्हें एक दिन में कई बार पैसे निकालने होते हैं या एक दिन में उन्हें कई बार पैसे डालने होते हैं। ऐसी स्थिति में बैंक उन्हें एक करेंट अकाउंट की सुविधा देता है जिसमें करीब करीब रेट ऑफ इंटरेस्ट 0 के बराबर होता है। उस पर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक नहीं देती। बस ट्रांजैक्शन मोबिलाइज करने के लिए एंड टू ईजीनेस ऑफ अ ट्रांजैक्शन बैंक उन्हें एक करेंट अकाउंट अलॉट करता है जिसमें वो अनलिमिटेड एक्सेस, अनलिमिटेड मनी जमा कर सकते हैं और अपने पैसे को, पूरे पैसे को जब चाहे या जितनी बार चाहे वो अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम फीचर की बात करें तो जो करंट अकाउंट डिपॉजिट होता है ये हाई लिक्विडिटी होती है, इसमें तरलता बहुत ज़्यादा होती है। बैंक अकाउंट से जब चाहें, जितनी बार चाहें हम पैसे डिमांड कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। क्योंकि इसका एक और नाम है डिमांड डिपॉजिट। नो इंटरेस्ट, इस खाते पर बैंक किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं देती। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, इफ़ द लोनर, इफ़ द कमर्शियल बैंक जस्ट फील
कि दिस पर्टिकुलर डिपॉजिटर हैव अ गुड क्रेडिबिलिटी, अगर उसकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है बैंक के नज़र में, तो बैंक करेंट अकाउंट पर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है। इसका मतलब ये है कि बैंक उस खाते में उस खाता धारक को यह सुविधा प्रदान करती है कि इफ़ यू हैव द नील अकाउंट, अगर आपके खाते में अगर पैसे नहीं भी हैं, फिर भी अ फिक्स्ड अमाउंट, जिस हिसाब पर ओवरड्राफ्ट अमाउंट जो वो उसे गारंटेड या ग्रांटेड करती है, उतना पैसा बिना आपके खाते में रहने पर भी आप उसे डिमांड करके बैंक से ले सकते हैं। इज़ जस्ट अ टाइप ऑफ लोन, ये एक तरह का लोन होता है जिसे बैंक आपको दे सकती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी बेहतर है, लेकिन उस पैसे को इंटरेस्ट के साथ आपको उससे लौटाना होता है। साथ ही साथ हायर ट्रांजैक्शन लिमिट, इस पर हायर ट्रांजैक्शन लिमिट होती है, माने आप इसमें से कितनी बार भी पैसे निकाल सकते हैं, कितनी बार भी पैसे जमा कर सकते हैं। इस पर कोई भी माने ऐसा नहीं है कि कोई प्रतिबंध है कि आप दिन में सिर्फ एक बार, या यू जस्ट ट्रांजैक्शन लिमिट वन इन अ वीक, वंस इन अ डे और वंस इन अ मंथ, ऐसी कोई लिमिट नहीं होती। तो इसे हम करेंट अकाउंट डिपॉजिट कहते हैं। तीसरे प्रकार के अकाउंट में हम सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स कह सकते हैं। ये एक फेमस और एक पर्टिकुलर पूरे विश्व के समस्त देशों में करीब करीब ये सबके पास होता है, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट। ये करेंट अकाउंट से थोड़ा मध्यम दर्जे का अकाउंट होता है। अ सेविंग अकाउंट डिपॉजिट also known as a saving account is a bank account that allows you to save money while earning interest. It has several feature included. सेविंग अकाउंट एक तरीके का बचत खाता भी इसे हिंदी में कहते हैं। इसमें व्यक्ति अपने सरप्लस पैसे को रखता है, इस पर बैंक इंटरेस्ट देती है, लेकिन जो इस पर इंटरेस्ट रेट होता है इट्स लोअर देन द टाइम डिपॉजिट्स इंटरेस्ट रेट। इस पर टाइम डिपॉजिट रेट की तरह इंटरेस्ट नहीं देता, बैंक इस पर इंटरेस्ट रेट देता है, लेकिन इसके साथ कुछ फीचर्स भी जुड़े हैं। पहला, इट्स अ सेफ्टी, अ सेफ प्लेस टू स्टोर योर मनी। अगर आपके पास पैसे हैं जिसे आपको ये डर है कि ये चोरी हो जाएगा, आल्सो इट्स मे बी मिसप्लेस्ड आर इट्स मे बी डैमेज, तो आप इस पैसे को बैंक के साथ बैंक के खाते में रख के अपने को सेफ महसूस कर सकते हैं। सेकंड, इट्स अर्निंग इंटरेस्ट। अगर आप इस पैसे को रखते हैं तो आपका जो सरप्लस पैसा है जो घर में है, तो वो किसी भी काम में आएगा, लेकिन वो एक्स्ट्रा पैसा को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। बट इफ़ यू जस्ट डिपॉजिटेड इन अ बैंक, द बैंक गिव द इंटरेस्ट, इट मीन्स योर कैश इज ऑल्सो प्रोड्यूस द कैश, आपका पैसा और पैसा प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसका मतलब इसमें इंटरेस्ट है, ये आपकी इनकम का भी एक जरिया हो सकता है। एसेसिबिलिटी, यू कैन ईजिली असेस योर मनी व्हेन यू नीड इट, और ये पैसा आपके सामने रहता है, आप जब चाहें तब आप बैंकों से जाके इसे एसेस कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं, आपको ये पैसा मिल सकता है। लिक्विडिटी, अ लिक्विड इन्वेस्टमेंट दैट्स इजी टू यूज़ फॉर ट्रांजेक्शन, और ये पैसा आपके खाते में रहता है, एक लिक्विडिटी के रूप में रहता है। नियर टू एक्सचेंज द मनी, मनी के फॉर्म में नहीं रहता, बट हाईली सब्सिट्यूट्स ऑफ मनी, मनी से बहुत तेज़ी से सब्सिट्यूट हो सकता है। तो सेविंग अकाउंट कैन बी यूज अ वेराइटी ऑफ पर्पज, इसका कई तरह से लोग उपयोग करते हैं। पहला, बिल को पे करने के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी अपना सेविंग अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। मेकिंग एंड द रिसीविंग पेमेंट, अगर आप जैसे मान लिया छोटे बिजनेसमैन हैं, यू हैव नॉट कैपेबल टू ओपन अ करेंट अकाउंट, तो आप सेविंग अकाउंट से ही अपना एंटरप्रेन्योरशिप इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको ये डर है कि यू जस्ट मिसप्लेस्ड योर मनी, देयर इज़ एनी थिफ्टीनेस, देयर इज़ एनी डैमेज, तो आप इस पैसे को रख सकते हैं। देयर आर मेनी टाइप ऑफ सेविंग अकाउंट है। सेविंग अकाउंट के कई सारे रूप हो सकते हैं। पहला, या तो रिटायर्ड पर्सन या सीनियर सिटीजन के लिए सेविंग अकाउंट, या तो यंग सेवर्स के लिए सेविंग अकाउंट, या नो फ्रील्स अकाउंट जिसमें कोई मिनिमम बैलेंस नहीं होता, उसे नो फ्रील्स अकाउंट कहते हैं। एज वेल एज होम सेफ अकाउंट। होम सेफ अकाउंट इज ऑल्सो अ नेचर ऑफ अ सेविंग अकाउंट डिपॉजिट। इसमें बैंक आपके घर में एक सेफ रख देती है जिसमें आप पैसे डालते रहिए, जिसमें आप अपने एक्सेस मनी को, अपने दिन भर के जो पैसे खर्च हुए, जो पैसे आपके पास बचे, आपने उस सेफ में डाल दिया। उसमें बैंक की की होती है और बैंक का लॉक लगा होता है। बैंक वीकली या मंथली हिसाब से उस पैसे को आती है और अपने बैंक में ले आके जमा कर देती है। आपको इसमें बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इट्स ऑल्सो नोन एज अ होम सेफ अकाउंट। अगले अकाउंट की तरफ अगर हम चलें तो वो होगा रेकरिंग डिपॉजिट, जिसे हम आरडी भी कहते हैं। दुनिया के समस्त देशों में ये प्रचलित है। आरडी डिपॉजिट इज़ अ बैंक और पोस्ट ऑफिस अकाउंट, इसे पोस्ट ऑफिस में भी खोला जा सकता है। दैट्स अलाउ यू टू डिपॉजिट अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी एवरी मंथ टू बिल्ड अप योर सेविंग ओवर टाइम।
RDs are a popular investment tool in India and are considered a safe option with moderate return. RD अकाउंट पोस्ट ऑफिस में भी खोला जा सकता है, कमर्शियल बैंक के साथ हम जा सकते हैं। RD अकाउंट वो होता है जिसमें हम एक इक्वल फॉर्म में अपने कैश को मंथली बेसिस पर बैंक में जमा करते रहते हैं एंड देयर इज अ फिक्स टाइम एंड देयर इज अ फिक्स मैच्योरिटी अमाउंट, और उस पैसे का एक फिक्स रेकरिंग टाइम होता है। भारत में या विश्व के अन्य देशों में करीब करीब ये 6 महीने से शुरू होकर 10 साल तक का होता है। आप इसके बीच में कभी भी रेकरिंग अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन उसकी मिनिमम पीरियड उसका 6 मंथ और मैक्सिमम पीरियड 10 साल होता है। RD में हम एक फिक्स अमाउंट ही डाल सकते हैं, हम उससे ज़्यादा नहीं डाल सकते या हम उससे कम डिपॉजिट नहीं कर सकते। देयर आर सेवरल फीचर इन अ RD अकाउंट। फर्स्ट, इट्स अ इन्वेस्टमेंट अमाउंट एंड टेन्योर। ये एक इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है, ये एक इन्वेस्टमेंट का तरीका होता है और उसमें एक टेन्योर जुड़ा होता है, जो भारत में या विश्व के अन्य देशों में इट्स फ्रॉम 6 मंथ टू 10 ईयर्स। इंटरेस्ट रेट इज ऑल्सो अट्रैक्ट द हाई इंटरेस्ट रेट, इस पर इंटरेस्ट रेट भी हाई होता है, बट फिक्स डिपॉजिट के से कम होता है या नियर अबाउट होता है। बहरहाल भारत में या किसी भी अन्य देशों में इंटरेस्ट रेट एक यूनिफॉर्मिटी वे में नहीं होता। देयर इज अ वेराइटी ऑफ द इंटरेस्ट रेट, इज ऑल्सो बेस्ड ऑन एज ऑफ पर्सन। जैसे इन इंडिया, इफ यू आर अ सीनियर सिटीजन, देन द बैंक गिव टू हायर इंटरेस्ट रेट रेदर देन द नॉन सीनियर सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर आप वरिष्ठ नागरिक हैं तो आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो सामान्य नागरिक से ज़्यादा मिलता है। इंटरेस्ट पे आउट, आप इंटरेस्ट अमाउंट को या तो मैच्योरिटी के साथ कैश करा लें या तो यू जस्ट एडवाइस टू बैंक, इंस्ट्रक्ट टू बैंक कि आपके इंटरेस्ट अमाउंट को क्वार्टरली, मंथली या 6 मंथली आपको दे दिया जाए। विड्रॉल, आप इसे जब चाहें तब विड्रॉल कर सकते हैं या आप इस पर जब चाहें तब आप लोन ले सकते हैं, लेकिन आप जैसे मान लिया कि कभी आपको आवश्यकता हो गई, यू हैव RD अकाउंट, अगर वो 1 साल से ज़्यादा RD अकाउंट में आपने पैसे डिपॉजिट किए हैं तो यू जस्ट विड्रा द 50% ऑफ योर डिपॉजिट मनी। आपके जो पैसे 1 साल में जमा हैं उसका 50% यू कैन विड्रा when you have any such type of emergency like casualty, any accidental or the damage, just such benefits। ये एक आपके पैसे को, एक्सेस मनी को इन्वेस्टमेंट के रूप में दे सकता है, आपके पैसे इन्वेस्टमेंट होकर एज अ मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिल सकते हैं। तो दीज आर द इन्वेस्टमेंट बेनिफिट्स ऑल्सो। अब अगर हम दूसरे प्राइमरी फंक्शन की बात करें जिन्हें हम कह सकते हैं गिव लोन्स एंड एडवांस। अभी तक हमने जो प्राइमरी फंक्शन की चर्चा की, इट्स अ डिपॉजिट। डिपॉजिट्स इज अ लाइबिलिटी ऑफ द बैंक, लेकिन बैंक जो पैसे हम डिपॉजिट करते हैं उनका एक एक्सपेरिमेंट होता है, एक एक्सपीरियंस होता है कि उस पैसे की उन्हें क्या ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो हम पैसे हम जमा करते हैं वो हम अगले दिन जाके विड्रॉ नहीं करते, हम उस पैसे को छोड़ देते हैं। तो बैंक के पास जो सरप्लस पैसा है उस पैसे को वो आगे लोन के रूप में प्रोवाइड करके इंटरेस्ट कमाती है और वो इंटरेस्ट को हमें रिटर्न के रूप में देती है। तो बैंक का जो दूसरा प्राइमरी फंक्शन है वो है गिव्स लोन एंड एडवांस। बैंकों का जो दूसरा काम है वो हमें लोन और एडवांस देना है एंड इट्स गिव टू द प्रोडक्टिव पर्पजेज टू जनरल पब्लिक आर अ एंटरप्रेन्योरशिप। जो गिफ्ट्स और एडवांस बैंक देती है उनका जो सबसे पहला एक अकाउंट होता है उसे हम कैश क्रेडिट अकाउंट कहते हैं। कैश क्रेडिट अकाउंट इज अ शॉर्ट रन लोन दैट अलाउज बिजनेस टू विड्रॉल कैश अप टू अ सेट लिमिट इवन वेयर देयर बैलेंस इज जीरो। इट्स अ फ्लेक्सिबल financing option that can help business manage their cash flow and the operational expenses. There are some key features of the cash credit amount. First is a highly secure amount, and the interest charge is a fixed or a flexible. Repayment, borrower must make periodic repayment to reduce the outstanding payment. ये पीरियड में भी बैंक, इस बैंक को ये पेमेंट कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये एक साथ ही पैसे दे सकें, ये बीच बीच में भी पैसे दे सकते हैं। दूसरे तरह के अमाउंट को हम कह सकते हैं डिमांड लोन एंड एडवांस। दीज लोन आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट। बैंक इंटर्स द अमाउंट ऑफ द लोन in a bank account booked to debtor. The debtor can withdraw it any time and the interest chargeable on the whole amount from the day of the loan is sanctioned. इसमें जो बैंकों को जो लोन जो जिसको देता है वो पूरा लोन अमाउंट उसके खाते में डिपॉजिट कर देता है और साथ ही साथ
बैंक उन्हें एक चेक बुक इशू कर देता है, जब वो चाहे उस चेक से उस पैसे को निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे कैश अकाउंट में जितना पैसा हम विड्रा करते थे, बैंक सिर्फ उतना ही, उस पर ही इंटरेस्ट चार्ज करती थी। डिमांड लोन एंड एडवांस जो अकाउंट है वो उससे अलग इसलिए है, इसमें पूरे पैसे पर इंटरेस्ट बैंक चार्ज करती है, चाहे आप उस पैसे को पूरा विड्रॉ कर लें या न करें। तीसरा जो अकाउंट है उसे हम ओवरड्राफ्ट अकाउंट कहते हैं। ओवरड्राफ्ट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें फाइनेंशियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक हमें तब भी पैसे निकालने की इजाज़त देते हैं जब उनमें बैलेंस जीरो हो। ओवरड्राफ्ट अमाउंट इस बिजनेसमैन का एक बहुत बड़ा एक हथियार होता है अगर उसे रॉ मटेरियल, शॉर्ट रन क्रेडिट नीड्स की ज़रूरत होती है एंड द पर्टिकुलर बिजनेसमैन आर अ इन्वेस्टर हैव नो एनी कैश इन अ अकाउंट आर अ कैश इन हैंड, तो वो ओवरड्राफ्ट अकाउंट के थ्रू अपने पैसे की डिमांड को पूरा करता है। चौथा, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। बैंक अपने पैसे को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदने में भी व्यय करता है। इफ़ द बैंक हैव द एक्सेस रिजर्व, तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी खरीदता है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में निवेश भी एक तरीके का लोन होता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट इज जस्ट रीपेमेंट इट विद द पर्टिकुलर पॉइंटेड एज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो दिस इज ऑल्सो अ अकाउंट, इन्वेस्टमेंट इज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। दीज आर द प्राइमरी फंक्शन, फर्स्ट इज अ डिपॉजिट एंड सेकेंड इज अ लोन। अगर हम सेकेंडरी फंक्शन की बात करें तो जो सबसे पहला फंक्शन है बैंक का वो है डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। जैसे मान लिया कि अ पर्सन ए, अगर एक व्यक्ति है जो किसी बी पर्सन से एक तरीके का बिल लेती है, और ये जो बी पर्सन है ये इंस्टीट्यूशन हो सकता है, फर्म हो सकता है, कोई बिजनेस फैमिली हो सकती है, बिजनेस यूनियन हो सकता है। मान लिया कि 1,00,000 रुपए का बिल जो है ए ने बी से लिया है, लेकिन ए को पहले ही पैसे की ज़रूरत हो गई, लेकिन बी को जो मैच्योरिटी डेट है वो अभी नहीं आई है। तो जो पर्सन ये है ये बैंक के पास चला जाएगा और कहेगा कि आई हैव अ बिल ऑफ द 1,00,000 रुपी बट आई नीड इट बिफोर द मैच्योरिटी। देन द बैंक गिव द लोन बाई कैलकुलेटिंग द रिस्क फैक्टर, और उस बिल को वो मार्गेज के रूप में रख के वो ए पर्सन को लोन दे देती है, और जब मैच्योरिटी डेट आती है तो वो बी के पास जाके उस पैसे को विड्रॉ कर लेती है और अपने प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट को जोड़ के जो पैसे होती है वो रख लेती है, एंड द सरप्लस अमाउंट इज जस्ट गिव टू द पर्सन ए। तो दिस नोन एज अ डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। अनदर फंक्शन की हम बात करें तो क्रेडिट क्रिएशन इज ऑल्सो अ वेरी सिग्निफिकेंट एंड द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक अगर पैसा लेती है लोगों से, तो उसे बहुत सारे काम करने होते हैं। अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को चलाने के लिए उसे डेली एक्सपेंसेस करने होते हैं, जस्ट गिव टू द सैलरी टू द ऑर्गेनाइजेशन, अपने ऑर्गेनाइजेशन को लोगों को देने के लिए सैलरी भी जरूरी है। सम रिकरिंग एक्सपेंडिचर ऑल्सो, डे टू डे एक्सपेंडिचर ऑल्सो, स्टेशनरी, आईटीज, बहुत सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं। तो बैंक अगर पैसा जिसको जमा है उसको लोन दे दिया और फिर आपके मांगने पर आपके पैसे को लौटा दिया, तो बैंक के पास पैसा कहाँ से आया? बैंक इस पैसे को जो अर्न करती है वो क्रेडिट क्रिएशन के थ्रू करती है। बैंक जस्ट गिव द लोन ऑफ द एक्सेस रिजर्व इन अ फॉर्म ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, जिसे हम आगे आने वाले स्लाइडों में एक प्रोसेस के रूप में पूरे तरीके से समझेंगे कि हाउ अ बैंक क्रिएट द क्रेडिट। जो नेक्स्ट जो फंक्शन है, सेकेंडरी फंक्शन है, वो फाइनेंसिंग द फॉरेन ट्रेड। जो ट्रेडर्स होते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं, जो फॉरेन ट्रेड एक्टिविटी में इंगेज होते हैं, बैंक उन्हें भी लोन देने का काम करती है। उनके फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करती है, कोलेटरल फॉर्म में रखती है, वो उन्हें फॉरेन बैंक से कलेक्ट करती है और साथ ही साथ उन्हें ट्रांजेक्शन करती है बाय द ट्रेडर एंड बायर के रूप में। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज ऑल्सो अ पर्पज एंड द फंक्शन ऑफ अ बैंक। बैंक किसी भी आदमी को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी दे सकती है अंडर द क्रेडिबिलिटी। वो या तो उनके सेविंग और करेंट अकाउंट पर ही ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे सकती है, या जस्ट ओपन अ न्यू अकाउंट एंड गिव द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। जैसे मान लिया बैंक अगर किसी व्यक्ति को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देना चाहती है तो जस्ट ओपन अ ओवरड्राफ्ट अकाउंट एंड डिपॉजिटेड द सम ऑफ मनी एज अ लोन। उसके बाद एजेंसीज फंक्शन ऑफ बैंक, बैंक के कुछ एजेंसी फंक्शन भी होते हैं जिसे हम फाइनेंशियल सर्विस ऑफ अ बैंक भी कह सकते हैं, जिसमें कलेक्टेड एंड ट्रांसफर ऑफ अ फंड, पेमेंट ऑफ अ वेरियस आइटम जैसे बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, गैस बिल्स,
वो पेमेंट कर सकती है। परचेज एंड सेल ऑफ अ शेयर एंड द सिक्योरिटी बाय द इंस्ट्रक्टेड ऑफ द कस्टमर, कस्टमर के कहने पर वो कस्टमर के लिए शेयर्स को परचेज भी कर सकती है, सेल भी कर सकती है। एज वेल एज बाय इंस्ट्रक्टेड ऑफ द कस्टमर वो डिविडेंड को कलेक्ट भी कर सकती है विभिन्न कंपनियों से। एंड लेटर ऑफ रेफरेंस, और आपको लेटर ऑफ रेफरेंस भी दे सकती है। दिस इज द एजेंसी फंक्शंस ऑफ अ बैंक। जनरल यूटिलिटी सर्विस इज ऑल्सो गिवन बाय द बैंक। जस्ट बैंक इज ऑल्सो issue the traveler checks, the gift checks, the bank draft, the banker's check to the convenience of the fund transfer of a customer from one institution, one city to another institution or another city. The customer can keep their ornament and the important documents in a locker for the safe custody. If the customer have the prize with heavy prize ornaments or some important document which may be damaged, misplaced or the theft, तो बैंक लॉकर फैसिलिटी भी यूज़ कर सकती है, जिसमें आप उस चीज़ों को बैंक के लॉकर में रख सकते हैं, जिसके लिए बैंक एक नॉमिनल चार्ज लेती है, लेकिन आपकी चीज़ें वहाँ सेफ रहती हैं, जिससे आप सुकून महसूस कर सकते हैं। तो आज के इस पूरे वीडियो में हमने बैंक के फंक्शंस और बैंक के मीनिंग्स को समझा। आगे आने वाले वीडियो में हम बैंक्स के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, उनकी पॉलिसीज़, प्रिंसिपल्स और क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस को समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।